चलिए थोड़ी बात करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड के ऊपर। डाइल्यूटिंग फ्लूइड पढ़ना इसलिए क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से हमारे डायरेक्ट बन जाते हैं। पहली बात करेंगे आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए, तो हेमिस फ्लूइड और डेसिन फ्लूइड दोनों ही उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो आप बता देंगे हेमिस फ्लूइड और डेनिस फ्लूइड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं। क्वेश्चन ऐसा ना बने और पूछ ले कि हेमिस फ्लूइड के कंटेंट क्या है, मतलब किस चीज़ से आपका हेमिस फ्लूइड बना है, तो आप बताएंगे मरकरी क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब दुर्भाग्य से ये भी ना आए। अब यहाँ पर पूछ ले कि WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम बता दे। अब आपने तो आरबीसी पढ़ा चले गए, अब पूछ लिया WBC, तो अपने को वीडियो में रुक के WBC भी पढ़ना है। अब WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड की बात आती है तो यहाँ पर टक्स फ्लूइड का नाम आ जाता है, तो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमारा कौन सा होगा, टक्स फ्लूइड। अब दुर्भाग्य से ये ना पूछ के टक्स फ्लूइड का कंटेंट पूछ ले, तो यहाँ पर बताना ग्लेशियर एसिटिक एसिड और जेंटल वायलेट। अब दुर्भाग्य और हमारा बढ़ गया, WBC भी ना पूछा और RBC ना पूछा। अब पूछ लिया प्लेटलेट कि बता दो भाई कि जो प्लेटलेट होता है उसके लिए कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमको फिर बताना है कि यहाँ पर 1% अमोनियम ऑक्जेलेट का अपन उपयोग करेंगे। अब दुर्भाग्य इतना कि ना WBC पूछा, ना RBC पूछा, ना प्लेटलेट पूछा। अब यहाँ पर पूछ लिया एब्सोल्यूट इओसिनोफिल। अब क्या करें, तो हमको फिर देखना पड़ेगा वीडियो, तो इसलिए अभी देख लीजिए। इसके लिए डेंगर जो फ्लूइड होता है वो उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर पूछ लिया डेंगल फ्लूइड के क्या क्या कंटेंट हो गए, तो हमको बताना योसिन, येलो, एसीटोन और फार्मोलिन। तो यहाँ तक जो है आपको बात समझनी। चलिए साथ में जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 की जो बैच हमने स्टार्ट किया है, इसमें किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन नहीं है। जिनको हमारे साथ पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही इसमें 500 MCQs की सीरीज चल रही है जिसमें अपन हीमेटोलॉजी के क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। 225 क्वेश्चन हमने कर लिए, 226 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ल्यूकोसाइट फेगोसाइट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपको टर्म दिखाई देगा ल्यूकोसाइट, तो आपको मालूम है कि ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं। और फेगोसाइट मतलब होता है कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारने वाला, ठीक है। उसके बाद एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, और इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण बैक्टीरिया के अगेन। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ल्यूकोसाइट मतलब WBC का कौन सा पार्ट है जो एक्यूट इन्फेक्शन बैक्टीरिया का, जब एक्यूट इन्फेक्शन मतलब तीव्र बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर कौन जाके बैक्टीरिया को खात्मा कर देगा, कौन वहाँ पर बैक्टीरिया को किल करेगा। तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल जाएगा, या फिर आपका वहाँ पर इओसिनोफिल जाएगा, या फिर लिम्फोसाइट जाएगा, या फिर मोनोसाइट जाएगा। देखिए ये सारे जो हैं हमारे ये ल्यूकोसाइट के पार्ट्स हैं। अब ल्यूकोसाइट यानी कि WBC के पार्ट्स हैं, तो WBC ही हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते कि ब्लड का कौन सा पार्ट्स है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन इस प्रकार से देखा जाएगा। यहाँ पर बोल देगा कि कौन फेगोसाइटिक सेल बताए जो एक्यूट इन्फेक्शन बैक्टीरिया के इसमें पूछेगा। फिर एक्यूट ना होकर यहाँ पर क्रॉनिक पूछ लेगा। तो यहाँ पर अलग अलग जो पार्ट्स हैं बैक्टीरिया WBC के, वो अलग अलग एक्यूट में कोई जाएगा, क्रॉनिक में कोई जाएगा, है ना, एलर्जी की कंडीशन में कोई जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर चीज़ें क्लियर आपकी होनी चाहिए। तो एक्यूट की बात जब भी आए, बैक्टीरिया के साथ एक्यूट इन्फेक्शन की बात जब भी आए, तो आपको वहाँ पर लगाना है न्यूट्रोफिल। क्या लगाना है? न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल हमारे WBC में कितनी होती है, तो न्यूट्रोफिल का परसेंट होता है हमारे WBC में 30 से 70%। इतना अपने को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट योर बॉडी एजेंट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब जहाँ भी एलर्जिक रिएक्शन की बात आती है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात आती है, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ मतलब WBC का कौन सा जो पार्ट है वहाँ पर जाके अपना रोल प्ले करेगा, है ना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बोल देगा एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में WBC का कौन सा पार्ट जाएगा। तो अभी हमने देखा कि जो न्यूट्रोफिल था ये एक्यूट इन्फेक्शन में जाके उनके अगेंस्ट लड़ेगा। उसके बाद इओसिनोफिल जो हमारा है, इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जाएगा
और वहाँ पर लड़ाई करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच ल्यूकोसाइट फैगोसाइट क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फैगोसाइट का मतलब हमने बता दिया कि फैगोसाइटिक मतलब होता है किल करना, किसी चीज़ का खात्मा कर देना या किसी चीज़ को खा लेना। तो यहाँ पर बताना है कि जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया का, तो वहाँ पर WBC का कौन सा सेल जाएगा और वहाँ पर क्रॉनिक इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया है उनको खा लेगा। अब क्रॉनिक मोनोसाइट, तो मोनोसाइट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहे क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए तो मोनोसाइट, एक्यूट इन्फेक्शन की बात किया जाता है तो एक्यूट इन्फेक्शन के लिए जो हमने आपको बताया था वो होगा न्यूट्रोफिल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि विच सेल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू लिम्फ नोड। अब वह कौन सा वह सेल है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल को लिम्फ नोड तक, है ना। कौन सा कोशिका अकार्बनिक पदार्थ को लसिका तंत्र तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोफास। आज थोड़ा माइक्रोफास आपके लिए जिन्हों को मालूम नहीं है, जिनसे माइक्रोफेस आज या माइक्रोफास जिसको बोला जाता है पहली बार आपने नाम सुना है, तो थोड़ा माइक्रोफास के बारे में समझ लीजिए। माइक्रोफास का निर्माण मोनोसाइट के विभेदन के माध्यम से होता है। जैसे कि ह्यूमन सिस्टम का एक पार्ट होता है, WBC प्रणाली का एक समूह का पार्ट होता है हमारा माइक्रोफास। जब टिश्यू में क्षति या फिर इन्फेक्शन होता है तो मोनोसाइट रक्त प्रवाह को छोड़कर प्रभावित ऊतक या अंगों तक जो प्रवेश करता है उसको माइक्रोफेस कहते हैं, या माइक्रोफास आप कह सकते हैं कि ये जो मोनोसाइट से बना हुआ होता है। कौन? आपका माइक्रोफास। तो सेल ट्रांसपोर्ट करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल को लिम्फ नोड तक, तो कौन करेगा? माइक्रोफास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ द प्लेटलेट। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, प्लेटलेट का नॉर्मल जो लाइफ स्पेन है वो पूछ रही है। तो प्लेटलेट्स का कितना हो जाता है? प्लेटलेट्स का हो जाता है 7 to 10 डेज, मतलब 7 से 10 दिन का जो जीवन काल माना जाता है वो आपके प्लेटलेट का माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी अपने को करेक्ट टिक करना है 7 से 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अब देखिए नॉर्मल रेंज आया तो आपने उसको करेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर पूछ लिया कि जो प्लेटलेट है उसका डायमीटर कितना होता है, तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है जो कि प्लेटलेट होता है उसका जो डायमीटर नापा जाता है, जो प्लेटलेट सेल्स होती है तो उसका जो डायमीटर होगा वह हो जाता है हमारा 2 से 4 माइक्रोन लगाना है और एग्जाम में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट। मतलब पेरेंट सेल कौन है प्लेटलेट का, मतलब प्लेटलेट किससे मिलकर बना हुआ है या प्लेटलेट को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप बता देंगे कि हाँ प्लेटलेट को मेगा कैरियोसाइट के नाम से जाना जाता है। मेगा कैरियोसाइट का क्या मतलब होता है? मेगा का मतलब बड़ा, कैरी मतलब होता है, कैरियो मतलब होता है कि न्यूक्लियस, और सिट मतलब होता है कि कोशिकाएं या सेल। तो बड़ा न्यूक्लियस वाला सेल हमारा कहलाता है मेगा कैरियोसाइट, जिसको आप क्या प्लेटलेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो पेरेंट सेल पूछा जाएगा प्लेटलेट का, तो मेगा कैरियोसाइट अपने को लगाना है और एग्जाम में आगे बढ़ जाना है। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोन मेरो इन एडल्ट। मतलब कि जो टोटल वॉल्यूम है बोन मेरो का एडल्ट मेन में तो वो कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देगा 4, जैसे कि हर एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 35, 1000 ml, 2000 ml या फिर 4000 ml। तो जब भी एडल्ट की बात होती है तो यहाँ पर हमारा 4000 ml जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर यही बच्चों में पूछा जाता है तो बच्चों की अगर बात होती कि न्यूबॉर्न जो बेबी है उनमें 75 ml जो है वो बोन मेरो पाया जाता है। ओके, और एडल्ट की बात की तो 4000 ml।
अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोफीलिया बी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर। तो अपने को बताना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ग्रुप 5 NHM DSSB में ये पूछा गया है कि हीमोफीलिया बी किसकी कमी के कारण होता है, कौन सा फैक्टर की कमी के कारण होता है। यहाँ पर आपको दे देगा फैक्टर 10, फैक्टर 7, फैक्टर 6 और फैक्टर 8। तो आप सभी को जहाँ तक मालूम होगा कि जो हीमोफीलिया बी है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब यहाँ पर हीमोफीलिया बी ना होकर अगर हीमोफीलिया ए होता तो वो 7वां क्लॉटिंग फैक्टर होता। और यहाँ पर पूछा जाता है कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, तो हीमोफीलिया बी जो है वो जेनेटिक बीमारी हमारी होती है, जिसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। किसको पूछ लेगा कि विच डिसीज इज रॉयल डिसीज आर कॉल्ड, तो वहाँ पर हीमोफीलिया बी बताना है कि ये महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, तो वहीं से इसको रॉयल बीमारी या रॉयल डिसीज कहा जाता है। किसको, हीमोफीलिया बी को। हीमोफीलिया बी फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण होता है और ये बीमारी जेनेटिक बीमारी होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि ऑन द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर, जेनेटिक, ऑर्गन्स एंड फंक्शन, प्रोटीन ऑफ द MHC आर ग्रुप्ड इन संरचना, आनुवांशिक उत्पत्ति और कार्य के आधार पर MHC के प्रोटीन को समूहकृत किया जाता है। तो कितने पार्ट्स में यहाँ पर इनकी जो प्रोटीन होती है, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूट्रोफिल डाई आफ्टर हैविंग फैगोसाइट। तो फैगोसाइटिस के बाद एक न्यूट्रोफिल मर जाता है, तो कितने बैक्टीरिया को किल करके जो है आपका जो न्यूट्रोफिल डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो न्यूट्रोफिल कब जाएगा, आपका तीव्र इन्फेक्शन होगा या फिर एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन में न्यूट्रोफिल वहाँ पर जाएगा। और कितने बैक्टीरिया का खात्मा करेगा तब वो मरेगा, कम से कम एक जो न्यूट्रोफिल है वो 5 से 25 बैक्टीरिया का खात्मा करेगा, जब जाके आपका एक न्यूट्रोफिल डाई मतलब मर जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में देखे जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टिक लगा के आगे आपको बढ़ जाना है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी न्यूट्रोफिल आर प्रेजेंट इन 6 लीटर ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 लीटर ब्लड में आपका कितना न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट जवाब होगा 18 से 36 मिलियन जो न्यूट्रोफिल है वो प्रेजेंट होगा आपके 6 लीटर के ब्लड में, है ना। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने को हैंडल कैसे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टाइम ऑफ ब्लड इन डाइल्यूट टू काउंट प्लेटलेट बाय द न्यूबार काउंटिंग चेम्बर। यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कि जो प्लेटलेट है उसका डाइल्यूटिंग रेशियो कितना होगा। तो देखिए हमने बताया था कि आपको जो प्लेटलेट है उसका डाइल्यूटिंग रेशियो 1:200 होता है, किसका, प्लेटलेट का। और 1:200 हमारा RBC का भी होता है और 1:20 आपका WBC का होता है। तो इस प्रकार के अगर तीनों सेल्स का पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर एग्जाम में करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ WBC इक्वल टू, कि जो WBC का रेशियो है, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रेशियो है, अनुपात है, वो किसके बराबर होगा, RBC का। तो अभी हमने बता दिया था कि RBC के लिए भी हमने 1:200 यूज़ कर रहे हैं और प्लेटलेट के लिए भी हमने 1:200 यूज़ कर रहे हैं। तो हम बता देंगे कि प्लेटलेट के साथ इसका रेशियो मैच खाता है। तो यहाँ प्लेटलेट ऑप्शन में हम देखेंगे और लगाएंगे और यहाँ से हम आगे चले जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम में, है ना। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलता है कि विच मेथड ऑफ प्लेटलेट काउंटिंग इज परफेक्ट फॉर द एक्यूट काउंट। अब आपको जो प्लेटलेट है उसकी गणना करनी है और वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो आप किससे करेंगे,
कि आप काउंटिंग न्यूबार चेम्बर लेंगे, स्लाइड लेंगे, कैलोरीमीटर लेंगे। तो कैलोरीमीटर से आप तो नाप नहीं सकते, स्लाइड मीटर से भी उतनी एक्यूरेसी नहीं होती, पर जब आप काउंटिंग चेम्बर का यूज़ करते हैं तो अपने को एक्यूरेट प्लेटलेट की जो वैल्यू है वो ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन होती CBC की, तो CBC से अपन करेक्ट कर लेते हैं, पर ऑप्शन में CBC नहीं है तो काउंटिंग चेम्बर अपने को करेक्ट यहाँ पर करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि विच डाइल्यूट इज गुड फॉर द RBC एज वेल एज प्लेटलेट काउंटिंग। कौन सा तरल पदार्थ RBC के साथ साथ प्लेटलेट की गिनती के लिए भी अच्छा होता है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है DSSB में 2 से 3 बार पूछ लिया है लैब टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में कि कौन सा पदार्थ है जो RBC के साथ साथ प्लेटलेट को भी गिन सकता है, मतलब यहाँ पर डाइल्यूटिंग फ्लूइड बताना है। तो वो जो हमारा होता है वो होता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट एक ऐसा फ्लूइड है जो RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड और प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए भी साथ साथ अपन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, या दोनों को अपन इसमें गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोलो रिएजेंट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ द बार फ्लूइड फॉर द प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट के लिए जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है हमारा बार फ्लूइड, तो इसमें काउंटिंग करेंगे तो इसमें कौन सा जो रिएजेंट है उसकी सहायता से अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हमने बताया था कि जो सोडियम साइट्रेट है यह हमारा जो प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए यूज़ होता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब भी हमारा सोडियम साइट्रेट हो जाएगा। एग्जाम में आता है तो अपने को करेक्ट करना है सोडियम साइट्रेट और आगे बढ़ जाना है। अब आगे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विच एंटीकोगुलेंट कॉज प्लेटलेट टू स्वेल। अब कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसकी मात्रा अधिक हो जाने के कारण आपका जो प्लेटलेट है वो उसमें सूजन आ जाएगी, वो स्वेल हो जाएगा। तो क्या EDT की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब ऐसा होगा, सोडियम साइट्रेट या हेपेरिन, या फिर ऑल नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा EDT, एथाइल डाइम टेट्रा एसिटिक एसिड की मात्रा जब आपकी एंटीकोगुलेंट की ज़्यादा हो जाएगी ब्लड सैंपलिंग में। अब जब वहाँ पर ज़्यादा होने के बाद आप प्लेटलेट को देखेंगे माइक्रोस्कोप से, जो प्लेटलेट है वो सामान्य अवस्था से सूजी हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इसमें लगाना है अपने को EDT। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन अ एवरेज हाउ मेनी % ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इन अप्रॉक्सीमेटली RH पॉजिटिव। आप यहाँ पर बताने कि औसतन भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत लगभग RH धनात्मक मतलब RH पॉजिटिव वाले लोग अपने यहाँ हैं, परसेंटेज इसका बताना है। तो देखिए ज़्यादातर आपने सुना होगा कि लोग A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव ही वाले मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 90% तक हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो RH पॉजिटिव वाले अपने को मिलते हैं। RH पॉजिटिव का क्या मतलब है कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हैं उनको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। तो ऐसे लोग हमारे भारत में 90% तक आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये बहुत प्यारा है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो अपने को आगे लगाकर चले जाना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सरल पूछ लिया, बोल रहे विच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर अ यूनिवर्सल डोनर। मतलब कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। तो आपको मालूम है O नेगेटिव, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि O नेगेटिव कहाँ पर अपना O नेगेटिव तो नहीं है, पर यहाँ पर O दिखाई दिया, तो हमने करेक्ट जवाब इसका लगाया और आगे बढ़ गए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं आपसे कि रेसिपिएंट ऑफ B ब्लड ग्रुप इज कंपेबिलिटी विथ द डोनर ऑफ विच ब्लड ग्रुप। B रक्त समूह का प्राप्तकर्ता किस रक्त समूह के दाता के अनुकूल होगा। तो स्वाभाविक सी बात है B पॉजिटिव वाला हम ब्लड किससे ले सकता है, O से ले सकता है और B से ले सकता है खाली। तो यहाँ पर AB हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, B पॉजिटिव वाला O से भी ले सकता है, B से भी, तो बोथ A और दो दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है A रेसिपिएंट मतलब A लेने वाला है ऑफ A ब्लड ग्रुप इन कंपेबिलिटी विथ द डोनर ऑफ द विच ब्लड ग्रुप। अब A को चाहिए ब्लड, तो वो किससे ब्लड अपना ले सकता है।
तो उसको जो ए वाला भी दे सकता है ना, और वो ओ वाले से भी जो ब्लड है वो ले सकता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ए और ओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द इंडियन पॉपुलेशन हाउ मेनी % ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू ए ब्लड ग्रुप। अब ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हमारे इंडिया में कितने हैं, तो ये यहाँ पर बताना है। 15% है, 5% है, 25% है, या फिर 45%। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हमारे पास कितने हैं, 25%। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25 की बात हो गई। अब यहाँ बोल रहा है कि 45% हमारे पास कौन व्यक्ति हैं। तो इन द इंडियन पॉपुलेशन 45% ऑफ द पॉपुलेशन इन द विच ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर 45% की जब भी बात आती है तो हमारे पास यहाँ पर ओ पॉजिटिव वाले लोग हैं 45%, ए पॉजिटिव वाले लोग हैं हमारे पास 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ए बी। अब यहाँ पर बता रहा है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जो बच्चे में है संभाविकतः किसकी संभावना ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि माता और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, तो उनकी जो संतानें हैं उसका भी जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और बी। तो ए और बी अपन यहाँ देखेंगे कहाँ पर दिया है, ये सेकंड में, तो लगाएंगे और आगे चले जाएंगे। और इसी श्रृंखला में हमारा जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में राइट होते जाएगा और अपन सफलता के एग्ज़ाम क्रैक करने के संभाविकता पास में आते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए 250 क्वेश्चन तक हमारा था। कल अपन मिलेंगे नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ